हेलो बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं और आज हम क्या लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 2। कौन सी क्लास का? हमारे क्लास 12 के लिए और हमारे नीट के। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन। इसका हम लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं और हम कह सकते हैं कि ये हमारा लगभग इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। हम केवल इसमें ऊपर की बात करेंगे, ऊपर से बात करेंगे, क्रीमी लेयर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे इसमें? मूल के बारे में बात करेंगे, मूल की क्रीमी लेयर, क्योंकि मूल के बारे में हम 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ चुके हैं और सॉल्यूशन के अंदर भी काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? केवल इसके क्रीमी लेयर की, ऊपर से। ठीक है, अगला देखो, मॉलिक्यूलर मास। कुछ कंपाउंड का अच्छे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है। दो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, मतलब आसान से क्वेश्चन है, जब इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो आसान चीजें करेंगे। फिर आता है हमारा ये #02, बुरे दिनों से लड़ने की ताकत नहीं है तो माफ करना तो अच्छे दिनों की लायक। बेटा बुरा टाइम सब पे आता है, ठीक है, जैसे एक ऐड आता है ना कि गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगता है, तो बुरा टाइम सब पे आता है, बुरा वक्त सबका आता है। जब हम बच्चे थे हमें भी पढ़ने का मन नहीं करता था, कई दिन तक मूड खराब रहता था, फ्लो नहीं बन रहा है या पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आपका एक दिन मन नहीं कर रहा है, आपका फ्लो नहीं बन पा रहा है, या आप बीमार हो, या आप अनईजी फील कर रहे हो, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन पढ़ो। जरूरी नहीं है कि खुद को मार के पढ़ो। बुरा टाइम चल रहा है, धीरे धीरे उसको सही करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर बुरा वक्त आपके ऊपर चल रहा है तो उसे कोशिश करो कि किस तरह से हम सही कर सकते हैं। ना तो बुरे वक्त में आप सर पकड़ के बैठे रहो, और ना ही बुरा वक्त अगर आपके पास आ गया है तो तुम हार जाओ। ठीक है, अगर बुरे दिनों से लड़ोगे तभी आप अच्छे दिन डिजर्व करते हो। अगर बुरे दिनों से लड़ोगे तभी आप अच्छे दिन डिजर्व करते हो। अगर बुरे दिनों से लड़ने की ताकत आप में नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ बोलता हूँ मैं जबरदस्ती का मोटिवेशन नहीं करने वाला। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि अगर बुरे टाइम से, हार्ड टाइम से, बुरे वक्त से आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपने बुरे वक्त से बाउंस बैक करके बाहर निकल गए और आपने अच्छा टाइम अपना ले आए तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक, चलिए ज्ञान की बात काफी हो गई, अब शुरू करते हैं। नाम सबको पता है, मेरा नाम यहाँ पर आपका मेरा प्यार से करना केमिस्ट्री। बैठा दो इसको। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मूल। ऊपर से बात करनी है हमें केवल क्रीमी लेयर की बात करनी है। मूल क्या होता है? तो मूल में हम मेनली कितने चीजों की बात करते हैं? 3 चीजों की बात करते हैं। पहला क्या आता है? मास, कितना होता है मूल का। दूसरा क्या आता है? वॉल्यूम, कितना होता है मूल का। तीसरा क्या आता है? मॉलिक्यूल्स या आयन या एटम या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी। ठीक है, माइनस प्लस जीरो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो मास क्या होता है। अगर हम बात करें Na 11 23 होता है। अगर हम इसके एक मोल की बात करें, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगर इसके एक मोल की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? 23 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करो 7N14। इसकी बात करें, अगर एक मोल की बात करें तो हमारे दिमाग में एकदम आता है 14 ग्राम। फॉस्फोरस की बात करो 15P31। इसके हम एक मोल की बात करें तो कितना आता है हमारे दिमाग में? एकदम से 31 ग्राम। यानी कि हमको पता है कि अगर एक मोल का हमें मास निकालना है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, अगर एक मोल का मास निकालना है तो वो किसके बराबर रहता है? उसके एटॉमिक मास के बराबर, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये देखो सेम है ना, ये सेम है, ये सेम। ठीक है, एटॉमिक मास के बराबर, ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर रहता है। यानी कि एक मोल का मास कितना होगा? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास।
वॉल्यूम हमेशा हम किस पर देखते हैं, एनटीपी या एचटीपी, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें क्या बात करते हैं, हम सबको पता है कि अगर एक मोल की बात करी जा रही है और एचटीपी पर हम बात कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर, चाहे कोई भी। यानी कि अगर हम कहें एक मोल ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम कितना आएगा इसका, सबको पता है 22.4। हम कहें एक मोल हाइड्रोजन गैस, इसका कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा। गैस हो या कुछ भी हो, उसका जो वॉल्यूम होता है, लिक्विड भी हो सकता है, अगर उसकी बात करते हैं तो एक मोल में वॉल्यूम कितना आता है, 22.4 आता है। रेदर कोई भी गैस, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या किसी भी चीज का लिक्विड हो, अगर एक मोल की बात कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर। किस पर, एचटीपी पर या एन, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक, तीसरा देखो, मॉलिक्यूल आयन एटम। हम पढ़ चुके हैं कि एक मोल में कितना होता है नंबर, 6.02 इंटू 10 की पावर 20। अब चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एक मोल दिया है तो हमको पता है कि उसमें उस एटम या उसमें एलिमेंट की कितने एटम होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर। मान लीजिए हमें दिया है एक मोल, चलो क्या दिया है, 23 ग्राम Na। अब हमको पता है कि 23 ग्राम Na का मतलब क्या होता है, एक मोल होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 23 ग्राम होता है। 23 ग्राम Na में Na के एटम कितने आ जाएंगे आपके पास, 6.02 इंटू 10 की पावर खत्म। ठीक है, मान लो 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन गैस नहीं, ऑक्सीजन की बात कर लो तो उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने रहेंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर। ठीक है, इतनी सी बात है, छोटी सी बात है कि अगर एक मोल के मास की बात करते हैं तो उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आता है। एक मोल के वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर एनटीपी पर या एचटीपी पर बात करते हैं तो कितना आता है, 22.4 लीटर आता है, जो सभी गैसेस के लिए फिक्स होता है। तीसरी बात करते हैं मॉलिक्यूल, आयन, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी की भी बात करते हैं, अगर एक मोल की बात करें तो उसमें उसी एलिमेंट के कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर। ठीक, ये बात है, मोल के बारे में बात हो गई। अब कुछ कंपाउंड के हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे दो क्वेश्चंस पर और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर पर। बिठा दो उसको, बिठा दो, बिठा दो। ठीक है, बेसिक सी चीजें थी, क्योंकि हम आगे इसके बारे में डेप्थ में भी पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी, और हम पहले पढ़ भी। तीन बारे में बात करेंगे, हम 10-10 कंपाउंड लिखेंगे, आप उनको नोट करेंगे। मान लो पहला कंपाउंड हम लेते हैं H2O। कितना होता है इसका, एक हाइड्रोजन का 2 एटम प्लस, यानी कि 2 + 8 इज इक्वल टू 2 + 16 इज इक्वल टू। बेसिक से परेशान। दूसरा CO ले लो, कितना होता है, 12 + 16, कितना हो गया, 20। तीसरा CO2 ले लो, 12 + 2 × 16, कितना होता है, 12 + 32 यानी कि 40। NaOH ले लो, Na कितना होता है, 23, O कितना होता है, 16, ये कितना होता है, 1। सबको पता है ना, एटॉमिक मास तो सबको पता होते हैं। अरे बच्चे, हाइड्रोजन होता है 1H1, ऑक्सीजन होता है 8 और 16, ये होता है 6 से 12, ये होता है 8 और 16, ये होता है 6 से 12, ये होता है 8 और 16, ये होता है 11 Na23, ये होता है 8 और 16, और ये होता है 1H1। कितना हो गया ये, 40। पांचवा देखो क्या कह रहा,
KOH ये कितना है 1939 होता है, ये हमको पता है 8 और 16 ये बना 39 60 प्लस 1 कितना हो गया 56। NaCl देखो कितना होता है 11 Na23 17 Cl 35। इसका एवरेज आता है क्यों, क्योंकि Cl जो होता है वो 2 या 3 आइसोटोप में होता है। आइसोटोप मतलब अलग अलग, आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर एक जैसा रहता है। बात करें कितना हो गया ये 23 प्लस 35.5 कितना हो गया ये 58.5। छठा देखो क्या कह रहा KCl ये 1939 वाला और ये 1735 कितना हो गया 39 प्लस 35.5 और 5 14 1 कैरी 3 6 7 74.5। आठवां देखो क्या कह रहा HCl देख लो 1H1 17 Cl 35 30 कंपाउंड के नाम देंगे हम 3 बार है 1 प्लस 36.5 आते तो है ना सब, बेसिक की बात करते हैं जिनको बच्चों को नहीं आती। 36.5। नौवां देखो क्या कह रहा H3PO3 1 गुणा 3 ठीक है, चलो इधर लिखते हैं एटम कितने हैं 3 3 into 1 प्लस P कितना होता है हम पढ़ चुके हैं, ऊपर कराएगा नहीं करा। P होता है हमारा 15P 31 होता है, यानी कि 31 प्लस 3 into 16 कितना आ गया ये 3 प्लस 31 प्लस 48 कितना हुआ 70 78 79 82। लास्ट देखो फिर इनको उतारना आप लोग H3PO 3 31 और O4 यानी कि 16 4 जा 60 60 90 5 95 98 90 ठीक है। ये थोड़े से कंपाउंड है वो तारा फटाफट फिर आगे करो चले चल देख और दो चार और देखो दो चार नहीं देखेंगे हम पूरे 10 मिनट एक बार 10 देखेंगे फिर एक बार 10 देखेंगे फिर दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे रखेंगे। या CH4 12 C2H6 13 CH3OH 14 C2H5OH 15 HI 16 K2CR2O7 17 Na2H2O3 ठीक है 18 देखो Na2CO3 NaHCO3 H2S2O ठीक 12 प्लस 4 गुणा 1 12 प्लस 4 बराबर 16 खत्म 2 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 1 24 प्लस 6 बराबर 30 खत्म 12 कितने हैं 4 हैं 4 गुणा 1 प्लस 16 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना हुआ 32 सही है। C2H5OH 2 गुणा 12 एक 6 है 6 गुणा 1 प्लस
24 प्लस 6 प्लस 16 यानी कि 46। HI एक आई कितना होता है 127 होता है 127। देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सुनो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए उसमें जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित हैं आपको एटलीस्ट उनका एटॉमिक मास पता होना जरूरी है, तभी आप उनको ऐड कर पाएंगे। अगर आपको उनका ही एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो आप उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल हमें पूरी तरीके से ABCD की तरह याद होनी चाहिए। जैसे वो रहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, रेडियम। इधर आते हैं P ब्लॉक में आते हैं कौन से आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए जब भी आप किसी भी कंपाउंड का निकाल पाएं। मॉलिक्यूलर मास K कितना होता है 39 होता है, Cr कितना होता है 52 होता है, O कितना होता है 16 होता है। सबको पता है 2 गुणा 39 2 गुणा 52 7 गुणा 16 कितना हो गया ये 78 104 2 11 कितने हो गए 200 278 290 204 294। Na आपको पता है 23 होता है, ये आपको पता है 32 होता है, ये आपको पता है 16 होता है, यानी कि 2 × 23 S भी 2 बार है यानी कि 2 × 32 प्लस 3 × 60 46 64 और 40 कितने हो गए 6 4 10 18 1 कैरी 5 11 4 1 5। इसमें आ जाओ 2 गुणा 23 प्लस 12 प्लस 3 × 60 46 12 48 60 106 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 40 60 83 84 H2SO7 2 × 1 2 × 32 7 × 60 2 64 और ये कितना निकला था जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था इसको 1 कितना हो गया 2 4 6 2 1 6 170। उतार लो इनको जल्दी जल्दी उतारो फिर एक राउंड और मारेंगे। चल एक राउंड और मारते हैं बढ़िया सा। इंट्रोडक्शन है बच्चे बोर ना हो। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है पीरियोडिक टेबल याद है तो आप इस लेक्चर को स्किप मार सकते हो। इसमें हो गया ना। HCHO क्या बोलते हैं HCHO क्या बोलते हैं इसको हम फॉर्मिक एसिड। CH3COOH इसको हम क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। C6H5OH COOH इसको हम क्या बोलते हैं बेंजोइक एसिड। COOH इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड।
COOH डॉट, इसके साथ ही वाटर जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, और देखो C6H6 क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, CH3COCH3 सही है, CH3COCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। 28 देखो C6H, हाँ C6H12O, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं, फ्रक्टोज भी। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर ये चेंज हो जाते हैं, नाम दोनों का अलग अलग होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो एक जैसा रहता है। C12H22O11 क्या होता है, शुगर होती है, हम सबको पता है। एक और देख लो कोई सा, क्या देखो, H2SO4 लगा दो, सल्फ्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या नाम, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, HCHO, O कितने हैं, H कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 गुणा 1 प्लस 12 प्लस 16, कितने हो गए, 28 और 30। ठीक है, इसमें देखो C कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 2 गुणा 12, H कितनी बार है, 4 बार है, यानी कि 4 गुणा 1, O कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 2 गुणा, कितना हो गया, 24 प्लस 4 प्लस 32, कितना हो गया, 28 और 32 60। याद भी रख, याद भी रख। C कितनी बार है, 7 बार, H 6 बार, O 2 बार, 84 6 32, 84 6 90 और 32 120। C कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 2 गुणा 12। H कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 2 गुणा 1। O कितनी बार है, 4 बार है, यानी कि 4 गुणा, कितना हो गया, 24 2 और 60, कितना हो गया, 80 84 86 90। ठीक है, अब देखो ये 90 तक तो इतना ही है सेम, ये दो मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए हैं, वाटर कितना होता है देखो, H2O यानी कि 2 + 16 यानी कि 18, और ये दो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि 2 × 18 यानी कि 36। तो 36 इसका हो गया, और इसका हमने अभी निकाला है 90, यानी कि 90 + 36 कितना हो गया, 120। इधर 6 है कार्बन के, 6 है हाइड्रोजन, 72 + 6 ये हो गया आपका 70। कार्बन 1 2 3 12, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1, 36 + 6 + 60, 40 46 52 और 50। ये आप याद रख सकते हो, इसका हमेशा 180 आता है, कई बार क्वेश्चन आएगा, फटाफट रखना। कितना देखो, 6 × 12 12 × 1 और 6 × 72 + 12 + 96, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 180। याद भी रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में फटाफट यूज करने के लिए जरूरी रहेगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। 12 × 12 22 × 1 16 × 11 × 60, हाँ कितना हो गया, 144 22 176,
जब आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 342 आएगा। H2SO4 लगा लो 2 × 1 प्लस 1 × 32 प्लस 16 × 4 × 16 कितना हो गया 2 प्लस 32 प्लस 4 ये आपका आ गया 90। ठीक है उतार लो, कोई समझने वाली चीज नहीं है, बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना। मिटा दूं? चल कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ये पहले ही लेक्चर में आपको बहुत सारा कोर्स नहीं देंगे। चल दो क्वेश्चन करते हैं प्यारे प्यारे से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कैलकुलेट द moles of CH4 in 4 ग्राम। ठीक है 4 ग्राम में CH4 के कितने मॉलिक्यूल आए? तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखो, CH4 यानी कि 12 + 4 = 16, यानी कि हमको पता है कि इसके एक मोल का मास कितना होगा 16 होगा, जो कि इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यानी कि एक मोल यानी कि 16 ग्राम जो बना रहा वो कितना बना रहा 1 मोल CH4 बना रहा। हम सबको पता है क्योंकि एक मोल में उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आता है। 4 ग्राम कितना बनाएगा सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा दो 1/4/16 1/4 मोल या 0.25 पता। ठीक है ठीक है कुछ नहीं करना था इसमें, मोलर मास मोल कांसेप्ट यूज करना था, बस का मॉलिक्यूलर मास मिटा दो। एक क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा लेक्चर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5.6 liter of a gas weighs 8 gram. Calculate the molar mass of gas. ठीक है चलो तीनों, एक हम मास वाला यूज करेंगे, एक हम वॉल्यूम वाला यूज करेंगे और एक हम क्वेश्चन वो मॉलिक्यूल्स वाला यूज करेंगे। तो मोल कांसेप्ट के तीनों क्वेश्चन हमारे मोल कांसेप्ट में 3 पॉइंट कौन से पॉइंट थे? एक मास वाला था, एक वॉल्यूम वाला था, एक मॉलिक्यूल्स वाला था। मास वाले का हमने क्वेश्चन करा दिया, वॉल्यूम वाले का आ गया, एक करेंगे हम मॉलिक्यूल्स। देखो क्या लिख रहा है 5.6 लीटर का वेट है 8 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास कितना? देखो 5.6 लीटर वेट कितना दे रहा 8 ग्राम दे रहा। अब देखो हमको पता है, हमने पढ़ा था कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल ही उसका क्या आता है मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक है यानी कि अगर 22.4 लीटर के वॉल्यूम का हमें मास पता चल जाए, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। यानी कि अगर हमें 22.4 लीटर का मास पता चल जाए तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। 5.6 लीटर का दे रखा है, 22.4 लीटर का निकाल के देखो, यूनिटरी मेथड लगा देंगे 8 × 22.4/5.6। आप इसको जब डिवाइड करके देखोगे ये पूरा 4 बार जाएगा, 8 4 जा 32, और 32 किस गैस का आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है बिटा दे। ठीक है हमने वॉल्यूम वाला कर लिया, हमने मास वाला कर लिया, एक उसका मॉलिक्यूल्स वाला कर। मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन नंबर 3, $30 ग्राम of
a compound beer 30 grams of compound beers 3.01 into 10 की पावर 23 molecules. ठीक है. What is the mass of one? यानी कि इसका लगभग हमसे क्या पूछा है, मोलिक्यूलर मास. ठीक. अब देखो मोलिक्यूलर मास पूछा है, एक मोल में मॉलिक्यूल कितने आते हैं 6.02 into 10 की पावर 20. यानी कि अगर हमें इतने मॉलिक्यूल्स का मास पता चल जाए तो हम इसका एक मोल का मास यानी कि एक मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. हमको दे कितना रखा है 3.01 into 10 की पावर 23 का मास दिया है 30 ग्राम. हमको निकालना कितना है, अगर इसका निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 6.02 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी. 30 into 3 6.01 into 10 की पावर 23 अपॉन 3.01 into 10 की पावर 20. 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 गया, 3.01 से ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया. मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 6. ठीक है. यहाँ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं. हमने क्या क्या करा, मोल्स के बारे में बात करी कि 3 जगह सबसे ज्यादा यूज होता है, मास में यूज होता है, वॉल्यूम में यूज होता है, मॉलिक्यूल्स में यूज होता है. उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन मास के ऊपर करा दिया, एक क्वेश्चन हमने वॉल्यूम के ऊपर करा दिया और एक क्वेश्चन हमने मॉलिक्यूल्स के ऊपर करा दिया. उसके बाद 30 कंपाउंड के लगभग हमने अच्छे मास देख लिए. हमने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमें उनका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. जितने मॉलिक्यूल्स से जिसके जितने एटम दिए हैं मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दोगे, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा. ठीक है. अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे कुछ नई चीजों की, तो जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए. ऑल द